फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला प्रश्न है। आवर्त के सिद्धांत के अंतर्गत आवर्त के तरीके हैं। अर्थात जो हमारा आवर्त के सिद्धांत होते हैं उसमें आवर्त के कितने तरीके होते हैं। तो गृह कार्य द्वारा आवर्त या मासिक परीक्षा द्वारा आवर्त या छात्रों के पाठ समझाने को कहना या उपरोक्त सभी। तो आवर्त के सिद्धांत के अंतर्गत जो आवर्त के तरीके ये सभी हो जाते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण के लाभ होते हैं। तो आप लोग ज्ञात होगा उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण वे होते हैं जो कि क्या कठिनाइयों का उपचार करते हैं, उन्हें जड़ से समाप्त करने का कार्य उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको पता होगा एक निदात्मक शिक्षण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो निदात्मक परीक्षण क्या होता है, निदान करने के लिए, अर्थात निदान करने के लिए तो उससे पहले हमको क्या होता है, हमारी कमजोरियों को पता करना चाहिए। तो जो निदात्मक परीक्षण होता है हमारी कठिनाइयों को, हमारी कमजोरियों को पता करवाता है, जानकारी प्रदान करता है। लेकिन जब उन्हें खत्म करने की बारी आती है तो हम किसके पास जाते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के पास जाते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इन पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ होते हैं छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चलना, कठिनाइयों का निराकरण करना और छात्रों का पथ प्रदर्शन करना या उपरोक्त सभी। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होते हैं ये कठिनाइयों का निराकरण करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों की कठिनाइयों और दुर्बलताओं का पता चल जाता है, तो वो निदात्मक परीक्षण द्वारा पता चल जाता है। और छात्रों को पद प्रदर्शन करना वो बात की बात होती है, लेकिन हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन यहाँ पर कठिनाइयों को जो निराकरण की बात करती है, जो कि खत्म करने की बात करती है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर शिक्षण के सूत्र होते हैं। तो आप लोगों ने शिक्षण के सूत्रों के बारे में पता होगा, काफ़ी होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में वो कुछ ही उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर आप लोग जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में इनको बताया हुआ है। और ये सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के जो सूत्र होते हैं ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर द हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए जरूरी होता है। अर्थात जो हमारी प्रश्न प्रविधि होती है, प्रश्न विधि जो है, शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन या शर्तें होनी चाहिए। तो हमारे जो प्रश्न होने चाहिए कैसे होने चाहिए, प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और प्रश्न संपूर्ण कक्षाओं से किए जाएं, और प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ्य का विस्तार करने वाले हों, उपरोक्त सभी। तो जो प्रश्न प्रविधि शिक्षण होता है ये सहज और क्रमबद्ध बनाने के लिए जो हमारे प्रश्न होते हैं वो सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि बच्चों को प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। और ऑप्शन जो बी कहता है कि प्रश्न संपूर्ण कक्षा से होने किए जाने चाहिए। अर्थात जो हम प्रश्न कक्षा से पूछ रहे हैं किसी एक विशेष बालक या बालिकाओं से न पूछकर पूरी कक्षा से करनी चाहिए। उससे क्या होता है, बालक इसमें रुचि लेने लगता है, सजग हो जाता है, इसलिए उसको जो शिक्षण में है उसको मन अधिक लगता है। इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जो पूरी कक्षा से करवाए जाएं। इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा वो भी राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ऐसा कहता है कि प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाली हों। अर्थात जो शिक्षक होता है वो ऐसे प्रश्नों को पूछे कि बालक के पूर्व ज्ञान से वो संबंधित हो और जो नए ज्ञान की ओर बढ़ रहे हों। तो हमारा जो ये है ये भी राइट ऑप्शन है। इसलिए प्रश्न नंबर 111 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्याख्यान विधि के लाभ होते हैं। स्वाध्याय की भावना का विकास करना, पाठ के हर पहलू का ज्ञान करना, अधिकतम सूचना और तथ्यों का ज्ञान करना, उपरोक्त सभी। तो जो व्याख्यान विधि होता है ये सभी उसके चरण उसमें शामिल होते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है। ऑप्शन हमारे मानसिक विकास के लिए उपयोगी, जिज्ञासाएं शांत होती हैं और नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। ऑप्शन सा है सुनने और बोलने के कौशल विकसित होते हैं, उपरोक्त सभी। तो जो वाद विवाद हमारी विधियां होती हैं शिक्षण में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें कुछ ये जो तीनों लाभ हैं वो हमारे सही लाभ हैं, बिल्कुल सही हैं। कि जब वाद विवाद करते हैं जैसे हम सामने वाले को सुनते हैं और जो बोलने के कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बहुत अच्छी हो जाती हैं और हमारे पास ज्ञान की वृद्धि होती है, जिज्ञासाएं भी शांत होती हैं और मानसिक विकास भी होता है।
होता है, क्योंकि हम अपने पक्ष से कुछ तर्कों अपने पक्ष में तर्कों को सुनते हैं और विपक्ष में भी तर्कों को सुनते हैं, अर्थात हमारे अच्छे और बुरे को सुनने की जो क्षमताएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं और हमारा इससे मानसिक विकास होता है। हम ज़्यादा प्रभाव जब हमारे पास कोई नकारात्मक बात आती है तो हम उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये वाद विवाद के कुछ महत्वपूर्ण महत्व होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो हमारा इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। तो जो हमारा शिक्षण अधिगम होता है उसमें हम जो उद्दीपन देते हैं, उद्दीपन मीन्स प्रमोट जो करते हैं, वो मार्गदर्शन करता है, दिशाबोध करता है, प्रोत्साहन का कार्य करता है। ये जो कथन है किसका कथन है? तो ये कथन है रायबर्न का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में शिक्षण विधियां थीं पाठ पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। तो प्राचीन काल में जो शिक्षण विधियां थीं वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थीं। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, जब शिक्षक शिक्षण कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, तो उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? पाठ पुस्तकों का, समयावधि का, बालक की रुचि और मानसिक स्तर का या परीक्षा का। तो जब शिक्षण कोई शिक्षक कर रहा होता तो उसे बालकों की रुचि और मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को इस प्रकार से नहीं पढ़ाना चाहिए कि बालक अभी बालिका बहुत छोटे हैं और उसको उच्च लेवल के स्तर की ओर पढ़ा रहा होता है, तो उनको बालकों को रुचि नहीं होगी, ना उनको समझ में कुछ आने वाला है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम होता है शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास कार्य, प्रश्न। तो शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या होता है? हमारी जो शिक्षण विधियां, जो हमने अपनी शिक्षण विधियों को पढ़ा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सभी हमारी शिक्षण विधियां होती हैं। तो ये शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्रों पर। जितने भी हमारे शिक्षण विधियां होती हैं वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं, अर्थात कोई भी जो है अवैज्ञानिक नहीं होने वाली हैं। आज सभी विधियां वैज्ञानिक ढंग से विकसित की गई होती हैं और उसमें वैज्ञानिकों ने अच्छा खासा अपना समय व्यतीत किया होता है, इसलिए वही जो होते हैं उनको शिक्षण सूत्र होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता थे फ्रॉबल, मॉन्टेसरी, हेलन पार्कहर्स्ट और हर्बर्ट। तो आपको ज्ञात होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जो जन्मदाता फ्रॉबल महोदय थे। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षी, द्विपक्षी, एक पक्षी और द्विपक्षी। तो संप्रेषण जो कम्युनिकेशन होता है स्वाभाविक तौर पर होता है, वो एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो उपयुक्त शिक्षण सूत्र है वो देखना है हमको। अज्ञात से ज्ञात की ओर, शिक्षण से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो सबसे जो उपयुक्त शिक्षण सूत्र है यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं होता है। जो हमारे क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है ये हमारा शिक्षण का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत भी होता है, नियोजन का सिद्धांत भी होता है, लेकिन परिणाम का कोई सिद्धांत नहीं होता है। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित होता है शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होता है। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन स्पेंसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है विज्ञान शिक्षण से, भाषा शिक्षण से, इतिहास शिक्षण से, नागरिक शास्त्र शिक्षण से। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक जो उपयोगी होती है, अर्थात हम प्रयोग कहाँ पर किस विषय में सर्वाधिक करते हैं, तो वो विज्ञान विषय पर सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि कौन सी है? तो ऑप्शन है व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानीविद, पर्यटनविद। जो सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में जो सहायक शिक्षण प्रविधि होती है वो प्रश्नोत्तर विधि।
तो एक 26 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बा हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है। तो पूर्व ज्ञान की जानकारी हेतु अगर हमको किसी भी छात्र का अगर पूर्व ज्ञान की जानकारी चाहिए तो हम प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा, सामूहिक कार्य द्वारा। तो यहाँ पर कल्पना शक्ति का प्रयोग है तो कहानी द्वारा हम बच्चों में कल्पना शक्ति का बढ़ोतरी करते हैं। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी। तो जो यहाँ पर शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है वो है हमारे यहाँ पर जो ये ज्ञानात्मक, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य ब्लूम ने बताए थे, ये कोई शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। इसलिए हमारे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हमारा संप्रेषण के घटक हैं। देखिए फ्रेंड्स, बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 2023 में भी आया था, 2021 में आया था, अब 2018 में भी आया हुआ है। तो डीएलएड में जो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं अगर उनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे अच्छे खासे परसेंटेज यहाँ पर बनने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न कहता है कि संप्रेषण घटक, प्रेषक, ग्राहक, संदेश ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो रेडियो, टेलीविजन और चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो हमको पता है टेलीविजन में भी हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, कंप्यूटर भी यही कर सकते हैं, टेलीविजन भी कर सकते हैं। लेकिन जो रेडियो होता है एक श्रव्य सामग्री होता है, ना कि कोई दृश्य श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न कहता है कि भ्रमण प्रवृत्ति के चरण हैं शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री का चुनाव, उपयुक्त सभी। भ्रमण प्रवृत्ति के जो चरण होते हैं ये सभी होते हैं, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हमारा सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अर्थात जो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं वो सबसे उपयुक्त किसके लिए होती है। आपने अभी पीछे किया होगा विज्ञान विषय के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। अर्थात पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान पर टिका होने की बात यहाँ पर की गई है, तो ज्ञात से अज्ञात की और हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इस सहयोग की भावना के विकास संभव है समूह कार्य द्वारा, वाद विवाद द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, सहायक सामग्री द्वारा। तो सहयोग की अगर भावना विकास करना है तो समूह कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो ये जो कथन है ये किसका है, तो ये रेमंड महोदय का ये प्रश्न अर्थात कथन है। कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य कराना, अर्थात हमको उपचारात्मक शिक्षण करना है तो उसमें कौन कौन से हम क्रियाकलाप करवा सकते हैं। तो अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, समूह चर्चा करना, उपयुक्त सभी। तो जो उपचारात्मक शिक्षण के क्रियाकलाप होते हैं ये सभी होते हैं। हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षीय होती है, दो पक्षीय होती है और एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों होती है। तो अगर हम प्रभावी संप्रेषण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात अगर प्रभावी संप्रेषण की बात है तो एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये किसने कहा है। तो एन एल्गेज, रायबर्न, बियो स्मिथ, सिकोल्ड। तो शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये कथन बियो स्मिथ का है। अगला प्रश्न कहता है कि आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में। तो फ्रेंड्स जो आगमन विधि होती है आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। आगमन विधि होती है ये व्याकरण में प्रयोग की जाती है। फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।